हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। हमारी आज की कहानी आधारित है एक शिलाजिन्न पर और इसे हमें भेजा है शान जी ने। शान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है शान जी ने और ये घटना घटी थी उनके दादाजी के साथ। बात 1960 की है। शान के दादाजी का नाम था मुख्तार और उस समय वो एक मिठाई की दुकान चलाया करते थे अपने पिता के साथ। मुख्तार की उम्र उस समय कोई 22 या 24 साल की होगी। अपने पिता के साथ मिठाई की दुकान पर वो काम किया करते, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने दोस्तों को भी काम पर रखा हुआ था। और जो मुख्तार था वो बहाना लगाकर ना, जब उसके पिता दुकान से बाहर गए होते तो बाहर की तरफ निकलता, गांव में घूमने के लिए चला जाता। जो उसके पक्के दोस्त थे वो काम कर रहे होते जबकि वो खेल रहा होता। जब उसके पिता के वापस आने का समय हो जाता ना, तो मुख्तार वापस दुकान पर आ जाता। अब उसके दोस्त अगर शिकायत लगाते तो वो अपने दोस्तों को काम से निकलवा देता। इस तरह जो मुख्तार था अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीना पसंद कर रहा था। और हर शुक्रवार को वहाँ पर एक दरगाह थी और दरगाह के आगे एक मेला लगा करता था। और इसीलिए जो मुख्तार और उसके पिता उस दिन दुकान बंद रखा करते, क्योंकि वो उस मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते जहाँ पर वो मिठाइयाँ या खाना बनाकर बेचा करते। इससे भी उनकी ठीक ठाक कमाई हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर मौका नहीं मिलता था मुख्तार को घूमने फिरने का। और वो हर बार कहता कि दरगाह में जो मेला लगता है ना, मुझे भी घूमना है। लेकिन उसके पिता कहते काम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुकान पर तो ग्राहक हर बार उतने ही आते हैं जितने आने होते हैं, लेकिन इस मेले में कई बार दूर दूर के गांव के और शहर के लोग भी आते हैं, इसीलिए भीड़ ज़्यादा लग जाती है, तो तुम मेले में घूम नहीं सकते। और जब तक उनका काम खत्म होता मेला भी खत्म हो जाता। और इसीलिए जो मुख्तार होता ना, वो निराश रह जाता। लेकिन इसमें भी उसने चालाकी दिखानी शुरू कर दी थी। मुख्तार ऐसा करता कि अगर मेले में कहीं से कुछ ऑर्डर आया होता, वो कह देता कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे घुटने में चोट लगी हुई है। अब मुख्तार के जो पिता थे वो किसी अनजान को ऐसे ऑर्डर कहीं पर डिलीवर करने के लिए या किसी को देने के लिए नहीं भेज सकते थे। यानी वहाँ दुकान पर काम करने वाले दो लड़के जो कि मुख्तार के दोस्त थे, लेकिन मुख्तार के पिता को उन पर भरोसा नहीं था कि ये कई बार जैसे मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। और कई ग्राहक होते हैं जिनसे उनकी नहीं बनती, टेढ़े मुंह से बात करते हैं। इसीलिए जो मुख्तार के पिता नहीं चाहते थे कि वो सामान लेकर जाएं और इससे उनका काम खराब हो, तो जो मुख्तार के पिता होते वो सामान लेकर खुद छोड़ने के लिए जाते। 2-3 घंटे आने जाने में उनके लग जाते। कमाई ठीक ठाक होती उसमें, क्योंकि दूर जो सामान छोड़ कर आना पड़ता उसमें ज़्यादा वो पैसे लिया करते। अब इसके बाद जो मुख्तार होता, यहाँ उसे मौका मिल जाता। भाई 2 लड़के हैं ना, काम करेंगे खुद ही, मैं मेले में घूमूंगा। अब उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता, लेकिन वो शिकायत नहीं कर सकते थे। मुख्तार उनकी बहुत ज़्यादा मदद किया करता था। लेकिन एक बार जब इसी तरह से मुख्तार के पिता सामान लेकर गए हुए थे, दोनों उसके दोस्त काम पर लगे हुए थे। भीड़ ठीक ठाक ही थी, क्योंकि इस बार मेले से पहले 1 दिन पहले बारिश हुई थी, तो दूर दूर से कुछ लोग जो यहाँ पर आया करते थे वो आए नहीं थे, तो थोड़ी भीड़ कम थी और कई जगह कीचड़ था। अब आसपास का कुछ इलाका तो साफ कर दिया गया था, जैसे सूखी मिट्टी डाली गई थी, लेकिन फिर भी दूर से आए कुछ लोग जो बेहद कम थे, दुकान पर भी भीड़ कम थी। मुख्तार अब बड़े आराम से मेले में घूम सकता था, क्योंकि मेले में जो स्टॉल, दुकानें, झूले वो तो सब लगे हुए थे। मुख्तार ने दोस्तों को काम संभाला और उसके बाद घूमने के लिए बाहर निकल गया। पिता गए हुए थे, जिसके बाद मुख्तार जैसे एक झूले के पास था और देखे जा रहा कि बैठूं या ना बैठूं। रुपए तो जेब में हैं, कमाई तो ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन खर्च करने के लिए मेरे पास समय नहीं होता। मेरे पिता खड़ूस हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते। अगर मैं झूले पर बैठा तो इसमें 10 से 15 मिनट मेरे लग जाएंगे। और ऐसा ना हो
कोई मुझे देख ले। अब किसी ने अगर ऐसे झूले पर बैठे हुए मुझे देखा, कोई शिकायत न कर दे। वो थोड़ा डरा भी हुआ था, मुंह को ढांके रखता था। इसी बीच उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर जो झूले के बिल्कुल पास झूले को बस देखे जा रही थी। जैसे एक लाल रंग का दुपट्टा जो उसने सर पर बांधा हुआ, वो बड़ा दुपट्टा था जिससे उसने अपने शरीर को भी ढांका हुआ था। ये बुर्का नहीं था, बस दुपट्टे को ही इस तरह से जैसे उसने लपेटा हुआ। और जैसे ही मुख्तार की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, झूला देख रहा था और उसे झूला देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, जैसे कि उस लड़की को पसंद था। लेकिन मुख्तार की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो वो उसे निहारता रह गया, उसे देखने लगा, झूले को देखना छोड़ दिया। जबकि वो लड़की भी खिलखिलाकर जिस तरह से हंस रही थी, क्योंकि कुछ लोग जो झूले पर बैठे थे वो चीखें मार रहे। वो लड़की इस चीज़ से जैसे खुशी महसूस कर रही और उसे हंसता हुआ देख मुख्तार खुश होता जा रहा। कुछ समय इसी तरह से वो खड़ा रहा, जिसके बाद उसने देखा वो लड़की इधर उधर घूमने लगी, कुछ चूड़ियाँ देखने के लिए, कुछ और ख़रीदने के लिए, जो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई, मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए। तभी वो लड़की चलती चलती जैसे मुख्तार की दुकान की तरफ जा रही। शायद मुख्तार को लगा ये मौका हो सकता है उससे बात करने का, ऐसे में किसी अनजान लड़की से बात करूँगा, हो सकता है उसकी माँ या उसके पिता यहाँ आस पास हों, ऐसा ना हो मेरी पिटाई हो जाए और वो भी भीड़ में, इससे बदनामी भी होगी। अब पीटूंगा बहुत ज़्यादा, बाद में मेरे पिता जो खड़ूस हैं वो और ज़्यादा पीटेंगे, वो तो बेल्ट से पीटते थे। अब मुख्तार डरता डरता उसके पीछे पीछे जाता रहा और वो लड़की भी अब सीधा उनकी जो मिठाई की दुकान जो उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ उस तरफ गई, बाहर खड़ी होकर देखने लगी। अब मुख्तार पीछे पीछे उसके जाता रहा था, इतने समय से देखता रहा था। मुख्तार इतना समझ गया, है बेहद खूबसूरत, लेकिन शायद उसके पास कोई रुपए या पैसे नहीं हैं ताकि वो चीज़ों को खरीद सके, इसीलिए बस देखती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें पसंद आती हैं लेकिन खरीद नहीं पाती है। जैसे ही वो स्टॉल लगा हुआ, खाने की अलग अलग चीज़ें रखी हुई, हर एक चीज़ को वो देखती जा रही, लेकिन शायद खरीद नहीं पा रही थी। मुख्तार पीछे से गया दुकान के बीच। अब बाकी दो दोस्त भी देख रहे कि आज दुकान पर कैसे आ गया। दोनों दोस्तों को धक्का दिया, पीछे हटो पीछे हटो, मैं मालिक हूँ, मैं देखूंगा। वो लड़की सामने से देख रही तो मुख्तार, वहाँ और भी कस्टमर थे जो चीज़ें मांग रहे, रुपए आगे की तरफ कर रहे कि मुझे ये दे दो वो दे दो। मुख्तार का ध्यान उनकी तरफ नहीं, मुख्तार का ध्यान उस लड़की की तरफ, और कह रहा, मोहतरमा कुछ पसंद आया है तो ले लीजिए, ऐसे सिर्फ देखते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कुछ खरीदूंगी नहीं, मैं चलती हूँ। तो मुख्तार कहने लगा, अरे नहीं नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ खरीद नहीं सकती, आपके पास कुछ रुपए नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम उधार कर सकते हैं, आप फिर दे दीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो लड़की कहने लगी, नहीं मेरे पास रुपए नहीं हैं, मेरे पिता काफ़ी गरीब हैं, तो मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ, माफ़ कीजिए आपको थोड़ा परेशान किया। मुख्तार उस लड़की को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। मुख्तार ने कहा, देखिए देखिए, रुकिए, आप इसे टेस्ट करके देख सकती हैं, इससे आपको पता लगेगा कि ये अच्छा है या नहीं। खरीदेंगी अब या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप स्वाद देखकर बता सकती हैं कि ये अच्छा बना है या नहीं। अब वो लड़की थोड़ी घबरा रही थी, शायद उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, लेकिन मुख्तार जिद करता रहा कि स्वाद तो लीजिए, ऐसे कोई ग्राहक यहाँ खाली हाथ चला जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। लोगों का पेट भरना हमारे लिए जैसे अच्छी बात होती है, कोई भूखा यहाँ से चला जाए मुझसे देखा नहीं जाता। जबकि एक साइड जो उसका दोस्त था ना, वो एक बूढ़े आदमी को कह रहा था जिसके पास कम रुपए थे, उसने डिब्बा पैक तो करवा लिया। अब डिब्बे में जैसे जो मिठाई थी उसकी कीमत ज़्यादा थी, उसके पास कम रुपए, हर तरह जेब में हाथ डालकर उसने देख लिया और वो कह रहा, अंकल जी रुपए नहीं होते तो लेने मत आया करो, ऐसे फ्री में मांगने चले आते हैं। वो लड़की सुन रही कि उसके साथ तो ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे फ्री में खाने की बातें कर रहे हैं, सही नहीं लगता। तो मुख्तार ने उस लड़के को कहा कि देखो, बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, अंकल कोई बात नहीं, ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप फ्री में भी ले सकते थे। तो उस बूढ़े ने जेब में रुपए डाले और फिर वो मिठाई लेकर चला गया। उसके दोनों दोस्त गुस्से में देख रहे, फ्री में क्यों दिया, अगर तुम्हारे पिता देख लेते ना
यहीं लिटाकर कपड़े उतार कर बेड से मारते। मुख्तार कह रहा, मैं मालिक हूँ, मैं देखूंगा। फिर उस लड़की को कह रहा, देखिए ग्राहकों को भूखा जाने नहीं देते, कोई बात नहीं, आप स्वाद ले सकती हैं। उसने एक कागज़ दिया जिसमें एक मिठाई रखी और कहा, यह सबसे बेहतरीन मिठाई है हमारी दुकान की, खाकर बताइए अच्छी लगती है या नहीं। जिद की थी मुख्तार ने, उस लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। एक मिठाई दी, उसने खाई, उसने कहा, यह तो बेहतरीन है, सबसे अच्छी मिठाई जो अब तक मैंने खाई है। मुख्तार कहने लगा, फिर ये भी देखिए। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने सबसे अच्छी मिठाई खा ली। मुख्तार कहने लगा, नहीं नहीं, इससे भी अच्छी है, मैं भूल गया, ये खाइए। ऐसे ही करता रहा, ये खाइए, वो खाइए, ये खाइए, ये खाइए। दोनों दोस्त देखते जा रहे। फ्री में खिलाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है। और महंगी पनीर वाली वो मिठाई, उस समय शायद पनीर की ये मिठाई महंगी थी, कुछ लोग इसे खरीद नहीं पाते थे और मुख्तार मुफ्त में उसे खिलाए जा रहा, पेट भर खिलाए जा रहा। दोनों दोस्त पहले कुछ कह रहे, फिर चुप ही हो गए। भाई लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा होगा। फिर लड़की जब वो मिठाई खा रही थी ना, उतने में ही मुख्तार के पिता आ गए। अब मुख्तार के पिता घूम कर आए, पीछे खड़े हो गए। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि चलो एक ग्राहक है जिसको ज़्यादा चीज़ें ये दे रहा है तो इससे दुकान को फ़ायदा होगा ना। मुख्तार के पिता खुश हो रहे, चलो मेरा बेटा इस तरह मेहनत से यहाँ पर काम कर रहा है, देखो ग्राहकों को खुश करने के लिए कैसे बातें बना बनाकर अलग अलग मिठाई उठा कर दे रहा है। अब मुख्तार के दोस्तों ने कुछ नहीं कहा, मुख्तार के पिता देखे जा रहे। फिर लड़की ने वो मिठाई खाई, फिर कहने लगी, बस मेरा पेट भर गया, आपसे अच्छे मैंने लोग नहीं देखे, इतनी अच्छी दुकान, आप तभी ज़्यादा बरकत कर रहे हैं क्योंकि आप भूखे को जाने नहीं देते। कभी मेरे पास कुछ रुपए हुए मैं आपको ज़रूर दूंगी। ये कहकर वो लड़की आगे की तरफ बढ़ने लगी। तब तक मुख्तार के पिता को समझ में आ गया, मुफ्त में खिला रहा है। और जैसा उसके दोस्त ने कहा था, दुकान तो अलग बात है, वो जो छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ, उसके पिता मुख्तार को पीछे लेकर आए इज्जत से, सर के बाल पकड़कर। तो जैसे ही पीछे लेकर आए, लिटा लिटा कर पीटा, मुफ्त में खिलाएगा, मुफ्त में खिलाएगा, गरीब करेगा, लड़कियों के लिए ये हरकतें करता है। तभी मैं कहूँ कि ये सामान तो काफ़ी बनाया होता है, हर बार गले में रुपए कम क्यों होते हैं, ऐसे तो मुफ्त में बांटता है, लड़कियां आती हैं तो फ्री में खिलाता है। मुख्तार कह रहा, नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्तार के पिता ने कहा, आगे होगा, इसीलिए पीट रहा हूँ ताकि ना हो। मुख्तार को काफ़ी पीटा, रोता रोता दुकान पर आया था। दोनों दोस्त हंसे, लेकिन मुख्तार सोचे जा रहा, कहाँ गई होगी। पिटने के बाद भी रोते रोते आंसू पहुँचते हुए सोचे जा रहा, दोबारा आएगी या नहीं, ऐसा ना हो उसने पिटते हुए मुझे देख लिया और दोबारा ना आए। फिर वो बस देखता रहा कि कहाँ गई, उसे वो लड़की नज़र नहीं आई। आगे 1-2 दिनों तक उसे दुकान से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद अब उसने ज़्यादा मेहनत से काम किया, अपने पिता का भरोसा जीता। पिता फिर से सामान लेकर कहीं देने के लिए गए और 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। पास वाले शहर में कुछ मिठाइयों वाला सामान था जो देकर आना था, तो बहुत लंबा समय लगने वाला था, इसीलिए ये मौका बन गया मुख्तार के लिए। उस दिन उसने वो मिठाई का काम जल्दी जल्दी किया और उसके बाद ग्राहक बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुख्तार उस लड़की को मेले में ढूंढना चाहता था कि आज आई है या नहीं। जैसे ही अपनी उस दुकान से दोस्तों से लड़कर वो बाहर की तरफ निकला, इसके बाद वो देखता रहा कि वो लड़की कहाँ पर है। काफ़ी ढूंढा उसने और ये शाम का वक्त हो चुका था। उसे वो लड़की नज़र आई, उसे झूले के पास, उस झूले को देखते हुए, जैसे एक दुपट्टा ऊपर ओढ़ा हुआ, लेकिन उसका जो चेहरा था बेहद खूबसूरत, और उस झूले को देखकर वो लड़की खुश हो रही। इसके बाद मुख्तार को लगा कि अब फ्री में खिलाया है, कुछ बात तो कर ही सकता हूँ ना। मुख्तार पास जाकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, आपको झूला पसंद आ रहा है तो आप बैठ सकती हैं। अचानक वो जो लड़की थी वो हड़बड़ा कर घबराई और देखने लगी। फिर उसने पहचाना कि ये तो वो लड़का है ना, मिठाई वाली दुकान पर जिसने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मुफ्त में खिलाई थी। फिर वो बातें करने लगी मुख्तार से, और मुख्तार भी कहने लगा, झूले में बैठिए ना, आपका बैठने का मन है, देखिए आपके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। फिर वो लड़की कहने लगी,
देखिए, अब आपको अपनी मजबूरी क्या ही बताऊं, मेरे पास रुपए नहीं है। मुख्तार ने कहा, मेरे पास तो है। देखिए, आपको पता है ना, किसी को मायूस मैं देख नहीं सकता। उस दिन खाना खिलाया था ना, आज भी दूर से देखा, मुझे लगा आप मायूस हैं, आपके पास रुपए नहीं होंगे। फिर वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, देखिए मदद की कोई ज़रूरत नहीं, ये झूला थोड़ा महंगा है और मेरे पास तो कुछ नहीं है। मुख्तार ने कहा, मेरे पास है, चलिए बैठिए। वो लड़की को ज़बरदस्ती उसने उस झूले में बिठाया और साथ में खुद बैठ गया। बातों का मौका मिलेगा, बड़े आराम से ये मौका उसका बन गया था। वो लड़की जैसे उस झूले में पहली बार बैठी हो, बेहद खुश चीखें मार रही। जब झूला ऊपर से नीचे आता, इतनी ज़्यादा खुश कि जो मुख्तार था, जो सोच रहा कि मैं उससे बातें करूँगा, इतनी खुश वो लड़की कि वो बस देखे जा रहा। उसकी खुशी में वो अपनी खुशी ढूंढ रहा। जैसे किसी को अगर हम इतना खुश देखें तो जैसे वो अच्छी एनर्जी हमारे अंदर भी थोड़ी सी महसूस तो होती ही है। मुख्तार कुछ बोल नहीं पाया और झूले से उतरकर उस लड़की ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे ज़्यादा अच्छे झूले पर मैं कभी बैठी ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मुख्तार को लग रहा, भाई खाना खिलाया है, मिठाई खिलाई है, झूले पर बिठाया है, कम से कम दोस्ती तो होनी चाहिए ना। मुख्तार उसके साथ साथ, जहाँ जहाँ वो जाती मुख्तार पीछे पीछे। जिसके बाद चूड़ियों वाली दुकान पर कुछ चूड़ियाँ दिलाई मुख्तार ने। वहाँ कई और ऐसी दुकानें थी, छोटे मिट्टी के बर्तन जो उसे दिए छोटे छोटे जैसे घड़े से थे, वो खुशी से ले रही। पहले जिद करती लेकिन मुख्तार मानता ही नहीं, पसंद है तो ले लो। और उसे जैसे हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़, हर चीज़ पसंद आ रही थी। एक जगह बहुत ज़्यादा घास लगी हुई और घास के बीच में जैसे घास कुछ ऐसी होती है जिनके छोटे छोटे फूल निकले होते हैं, ऐसे फूल निकले हुए। और वो लड़की कह रही, कितने खूबसूरत फूल हैं। और मुख्तार कह रहा, ऐसे फूल तो गलियों में नालियों के आसपास निकले हुए होते हैं, फूल थोड़े ना होते हैं, इसे हम घास कहते हैं। वो लड़की कहने लगी, फूल तो फूल होते हैं और फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। फिर मुख्तार को लगा कि ये जो भी बात करती है बेहद अच्छी करती है, तो ये फूल भी अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, घास नहीं होती है। उसकी बातों में हाँ मिलाता गया। और फिर मुख्तार ने हर चीज़ दिलाई, साथ साथ घूमा, उसके पास बहुत सारा सामान हो गया। फिर मुख्तार ने कहा, देखो अब मैंने तुम्हारी थोड़ी मदद की है, मैं भी बस बहुत अकेला रहता हूँ, लोग अच्छे नहीं हैं, किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं। तुम पहली बार कोई ऐसी मिली हो जिसकी बातें अच्छी लगी, तो तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी, सिर्फ दोस्त। देखो तुमसे कुछ बातें करूँगा जो मैं किसी और से कर नहीं पाता। वो लड़की बड़ी खुश दिल थी, उसने मना नहीं किया। इसके बाद मुख्तार जानना चाहता था कि वो रहती कहाँ पर है। वो पहले तो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो लड़की जब मुख्तार जिद करता ना कर ही नहीं पाती। उसने बताया कि मैं उस गांव में वो जो घर है ना, वहाँ पर रहती हूँ। बड़ी घबरा कर उसने कहा था। मुख्तार को लगा, चलो एक बात तो अच्छी हुई, घर के बारे में पता लग गया। अब ये लड़की अच्छी तो लगती है, पता करूँगा इसके बारे में, जानकारी निकालने की कोशिश करूँगा, और आगे जाकर शादी की बात चलानी हुई ना, इसी से शादी मैं कर सकता हूँ। पहले जानो आखिर ये लड़की करती क्या है, कहाँ से आती है, बेचारी गरीब है, इसके माता पिता भी गरीब ही होंगे। फिर वो अलविदा कहकर वहाँ से जाना चाहती थी। अंधेरा हो चुका था और जो मुख्तार था उसे लगा कि चलो इससे पूछ लूँ, क्या तुम हर शुक्रवार यहाँ जो मज़ार में मेला लगता है वहाँ पर आती हो? उस लड़की ने कहा कि मैं हर शुक्रवार को आती हूँ, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तब तक आती रहूँगी। अब उस लड़की ने ये जवाब नहीं दिया, कुछ समय के लिए यहाँ पर क्यों है, वो कहाँ जाने वाली है, कहीं उसकी शादी तो नहीं होने वाली। मुख्तार सोचता रहा, दिमाग घूम गया, पूरा हफ्ता निकालना मुश्किल हो गया और शुक्रवार को उसके पिता कोई सामान छोड़ने के लिए नहीं जाने वाले थे। मुख्तार सोच रहा, अब उस लड़की से मिलूंगा कैसे। मुख्तार ने बड़ा दिमाग लगाया, अपने खड़ूस पिता को जैसे फंसाया कि मुझ पर भूत चढ़े हुए हैं। सर घुमाने लगा, कई मिठाइयाँ गिरा दी सर मार मार के, चाशनी सर पर लग चुकी थी जो मिठाइयों की होती है। फिर उसके पिता कह रहे, अब क्या करें, भूत कैसे उतारें। सीधा खड़ा होकर मुख्तार कह रहा, मज़ार पास में है, यहाँ पर भूत उतारे जाते हैं, मैं खुद जाकर भूत उतरवा कर आता हूँ। ये अंदर है, कह रहा है मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, बस मज़ार मत लेकर जाना, मैं अभी आया।
पिता मना नहीं कर पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लड़का ये हरकतें कर रहा है, चलो खुद ही जाकर आएगा। ऐसे बहाना बनाकर मुख्तार निकला उस मिठाई की दुकान से। अब दोपहर का वक्त था, जिसके बाद मुख्तार ढूंढता रहा उस लड़की को और शाम तक वो लड़की वहां पर नहीं आई और मुख्तार दुकान पर नहीं गया। सोचा हुआ था उसने बहाना लगा दूंगा, बहाना नहीं लगा पाया तो क्या होगा, पहले भी पिट चुका हूं, दोबारा पिट जाऊंगा, कोई बात नहीं, पक्का हो चुका हूं। लेकिन वो लड़की हर बार थोड़े ना मिलेगी। जिसके बाद मुख्तार शाम के वक्त उस लड़की से मिला, हंसती हंसती आ रही और मुख्तार पहले ही सामने खड़ा। मुख्तार को देखकर खुश हुई, फिर कहने लगी, तुम दुकान पर काम नहीं कर रहे? मुख्तार ने कहा, काम के लिए कई लोग रखे हुए हैं। अब वो मुख्तार को कहने लगी, अच्छा, मुझे लगा था कि तुम भी वहां पर काम करते हो। एक बुजुर्ग आदमी है जो वहां पर बैठा होता है, मैंने कई बार देखा जब मैं पहले मिठाइयों को देखा करती थी, मुझे लगा तुम वहां पर काम करते हो। अब मुख्तार को लगा कैसे बहाना लगाऊं, कैसे दिखाऊं कि वो दुकान मेरी है। मुख्तार ने कहा, अरे उसे भी काम पर रखा हुआ है। उसके पिता की बात कर रही थी वो। मुख्तार ने कहा, उसे भी मैंने काम पर रखा हुआ है। फिर मुख्तार के साथ वो घूमने लगी, काफ़ी जगह घूमी और फिर कहने लगी, मुझे भूख लगी है, थोड़ी सी मिठाई खिला सकते हो? दोस्त के नाते तुम मना कर सकते हो, मैं कुछ कहूँगी नहीं। मुख्तार सोच में पड़ गया, अब क्या करूँ, अपनी दुकान पर ले जा नहीं सकता। वहाँ लेकर गया भाई, पिता ने देखा ना, दूर से बेल्ट ऐसे फेंक कर मारेंगे, और वो भी चमड़े की जो शहर से लेकर आए हैं, पीटते बहुत हैं उससे। तो मुख्तार को लगा कि अब कैसे बहाना लगाऊं। मुख्तार ने कहा, उससे ज़्यादा अच्छा खाना खाना चाहती हो? माना वो हमारी दुकान है, लेकिन सबसे अच्छी नहीं है, सबसे अच्छी जगह जो है ना, तो मैं वहाँ का खाना खिलाता हूँ। वो लड़की कहने लगी, ठीक है। मुख्तार ने कहा, मेले से बाहर जाना होगा। अब मेले से दूर एक अलग गांव में मिठाई की दुकान पर, जहाँ समोसे बना करते थे, अब उनकी दुकान पर समोसे नहीं बनते थे, वहाँ उस लड़की को समोसे खिलाए। वो जिद कर रही कि नहीं, ये महंगे लगते हैं। मुख्तार ने कहा, नहीं, ये मेरे चाचा की ही दुकान है। अब वो जानते पहचानते तक नहीं थे, फिर भी उसने कहा, चाचा की ही तो दुकान है, कोई बात नहीं। ऐसे उससे दोस्ती हुई। अब उसके बाद वो घर की तरफ जा रही और मुख्तार कह रहा, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बस घर तक छोड़ सकता हूँ, अंधेरा है। और इस तरह अकेली लड़की इन रास्तों से अगर घर की तरफ जाएगी तो मुसीबत हो सकती है। वो लड़की ने कहा, नहीं, मेरे साथ मेरे घर तक मत आना। किसी ने इस तरह लड़की के साथ मुझे देखा ना मेरे गांव में, मुझे जिंदा जला दिया जाएगा, यह गलती कभी मत करना। मुख्तार डर गया, उसे पता था ऐसे किसी लड़की के साथ कोई लड़का बिना शादी कैसे घूमता हुआ किसी ने देख लिया ना, मुसीबत हो जाएगी। मुख्तार ने कह दिया कि ठीक है, तुम जा सकती हो। वो लड़की आगे आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुख्तार को लग रहा इस तरह से अकेली जा रही है, ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस जाए, पीछे पीछे जाता हूँ। वो पीछे पीछे चलने लगा काफ़ी ज़्यादा दूरी पर। फिर आगे जाकर उसने देखा कि वो गांव के करीब तो पहुंच गई थी, लेकिन उस गांव से आगे कुछ खेत बने हुए और वो खेतों के अंदर की तरफ जाने लगी। मुख्तार को लगा, ये क्या कर रही है, गांव की तरफ क्यों नहीं जा रही। अब वहाँ खेतों से निकलकर वो एक कब्रिस्तान के करीब गई। मुख्तार घबरा गया, कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर उसने देखा वो लड़की जो थी ना, उस कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं गई, उस कब्रिस्तान के बाहर उसने एक खड्डा खोदा। अब उसके बाद उसके जैसे एक झोले में कुछ था, एक छोटी सी मटकी जैसी जो मिट्टी की थी, कच्ची मिट्टी की, जैसे हाथ से उसने बनाई हो, वो निकाली। अपने बाल खींचे, 2-4 बाल ऐसे किए, ऐसे करके बीच में डाले और उसके बाद कुछ बोला और उसके बाद मिट्टी में वो मटकी डाल दी, ऊपर मिट्टी कर दी। फिर गांव की तरफ बढ़ने लगी। और ये बात का पता जब मुख्तार को लगा, वो सोचने लगा कुछ गड़बड़ है। उसने वहीं पर उस लड़की को रोका और कहा, तुम क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें वहाँ पर ऐसा कुछ करते हुए देखा। वो लड़की घबरा चुकी थी। उसने मुख्तार को देखा, ये अब तक पीछा कर रहा है, कोई गड़बड़ तो हो सकती है। फिर वो लड़की ने पूछा, तुमने क्या क्या देखा। मुख्तार ने बताया, ऐसे मटकी को बीच में गाड़ते हुए। वो लड़की कहने लगी, मेरे बारे में ज़्यादा पता करने की कोशिश मत करो, मुझसे दूरी बना कर रखो। मेरा सच जानने के बाद हो सकता है तुम मुझसे दोस्ती तक न करना चाहो। मुख्तार सोचने लगा, इसका कोई सच है, मुझे लगता है इस पर कोई भूत प्रेत का साया है।
किसी जिन्न का साया है इस पर, इसीलिए ऐसा कुछ करती है। अब इसके ऊपर से वो भूत प्रेत उसका साया उतारना होगा। तो मुख्तार ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलोगी, वादा करो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मुख्तार उसे दोबारा मेले में लेकर गया। वो लड़की पूछ रही थी, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुख्तार ने कहा, चलो मज़ार में। वो कहने लगी, नहीं, मैं मज़ार में नहीं जा सकती। मुख्तार ने कहा, जाना पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम खुद ही कोई प्रेतनी हो? वो लड़की थोड़ा गुस्से में आ गई थी कि मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? मुख्तार कैसे बताता कि वो उसे पसंद करने लगा था, उसके लिए ये झटका था, कहीं ये प्रेतनी ना निकल आए, ऐसा ना हो कि ये जिंदा ही ना हो और उससे वो प्यार करने लगा है। फिर वो लड़की को जिद के साथ मज़ार के अंदर लेकर गया। अगर इस पर भूत प्रेत का साया हुआ, वो निकल जाएगा, तड़पेगी, प्रेतनी हुई तो आंखों के सामने पता चल जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। मज़ार में लेकर गया, झाड़ फूँक करवाई, खुद रुपए देकर। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। जब बाहर की तरफ वो आए, वो लड़की कहने लगी, मन का शक दूर हुआ, जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। मुख्तार को भी तसल्ली हुई। मुख्तार कह रहा, मुझे लगा तुम कोई भूतनी ना हो, ऐसे कब्रिस्तान के पास मटकियाँ दफनाती हो। वो लड़की ने कहा, वो मेरा एक राज है, मैं बता नहीं सकती। मुख्तार ने कहा, भाड़ में जाए, अब मुझे क्या जानना, मैं मज़ार के अंदर ले गया, भूत प्रेत कुछ होता तो अंदर नहीं जा पाता, यानी कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर वो लड़की अपने गांव की तरफ बढ़ने लगी। पहले मुख्तार को लगा, दुकान पर चलता हूँ, सामान समेटना है, अंधेरा ज़्यादा हो गया है, पिता पक्का पीटेंगे, लेकिन चलो इसकी सच्चाई तो पता लग गई ना। लेकिन मुख्तार को ये भी डर था, अकेली है, अब वो मटकी दफनाती है, जो भी करती है, लेकिन अब मुझे उसे घर तक छोड़कर तो आना चाहिए। छिपता छिपता फिर पीछा करने लगा। उसने देखा वो लड़की जो घर उसने बताया था उसके अंदर गई। उसके बाद उसने अंदर से जैसे दरवाज़ा लगाया होगा। मुख्तार एक खिड़की से झांकने लगा। चलो घर का पता लग गया। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इतनी खूबसूरत उसे लगा करती थी कि वो पागल ही हो चुका था। घर तक आकर एक खिड़की से उसे देखेगा उसके माता पिता कौन हैं। उसने सोचा हुआ था उसके माता पिता को कुछ तोहफा दूंगा, बड़ा अच्छा बनूंगा उनके सामने, ताकि आगे शादी की बात की जा सके। अपने पिता को किसी न किसी तरह से वो मना ही लेगा। जैसे ही खिड़की के अंदर से देखा ना, वो लड़की जो कह रही थी कि मेरे माँ बाप वहाँ पर रहते हैं, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत। जैसे बूढ़ा आदमी ऐसे खड़ा, वो बूढ़ी औरत ऐसे खड़ी और ऐसे ऐसे आंखें बंद करके सर हिलाए जा रहे। कुछ बोल नहीं रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कुछ कर रहे हों, बस आंखें बंद करके ऐसे ऐसे हिले जा रहे। और उनके बीच से वो लड़की अपने कमरे के अंदर गई। पीछे वाला जो कमरा, उसका दरवाज़ा जैसे ही उसने लगाया, वो दोनों, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत, एकदम जैसे हड़बड़ा कर उठे। फिर वो इधर उधर देखने लगे और फिर एक कमरे के अंदर की तरफ चलने लगे। जो मुख्तार था उसे महसूस नहीं हुआ कि क्या चल रहा है। उसे लगा कि इस लड़की के जो माँ बाप है ना, पागल होंगे, तभी तो बेचारी के पास कुछ रुपए नहीं है। घर तो अच्छा बनाया हुआ है, ऐसे दिखता रहा, लेकिन रुपए नहीं है। हो सकता है पुश्तैनी ज़मीन हो, पुश्तैनी घर हो, मुझे क्या करना, यहाँ से निकलता हूँ। अब इसके बाद दुकान पर पहुँचा, सामान समेटा जा चुका था। फिर अपनी वो दुकान जो उनके गांव पर थी वो बंद थी। घर पहुँचा, उसके बाद दुकान कैसे बंद हुई, वहाँ मेले में कैसे सामान समेटा गया, उसकी जानकारी पिता से नहीं मिली, लेकिन उसको समेटने की जो जानकारी थी सामने से मिल रही थी। अब अपने पिता से बहुत ज़्यादा पिटा, बहुत ज़्यादा रोया, लेकिन मन में खुशी थी, आगे वाला काम भी तो करना है। अगले दिन दुकान पर उसने काम किया। अब उसके पिता कहीं ना कहीं सामान लेने के लिए या छोड़ने के लिए ज़रूर जाया करते थे, और इसी का जैसे फ़ायदा उठाकर जो मुख्तार था अपनी दुकान से निकला, उस गांव में पहुंचा। उसके बाद उसे था कि उसके माँ बाप को किसी तरह से पटाऊं, आसपास से जानने की कोशिश करूं। फिर वहाँ जैसे गांव में घूमता रहा, कुछ हम उम्र लड़के मिले, उनसे कुछ बातें की लड़कियों के बारे में, जैसे लड़के बातें करते हैं
उस ज़माने में भी उसी तरह से बातें करते होंगे। तो उनसे पूछने लगा कि यार वहाँ एक लड़की रहती है। उन्होंने कहा हाँ देखी है हमने, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। फिर शर्माते हुए मुख्तार कहने लगा यार उसके पास कुछ रुपए नहीं होते, वहाँ आई थी हमारी दुकान पर, उसके माँ बाप तो ठीक ठाक ही लगते हैं। उन लड़कों ने कहा ये उनकी लड़की नहीं है, जैसे कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई है, शायद वो चली गई। ये बात का पता जब मुख्तार को लगा वो हैरान था। उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना दूर हो गया हो। वो जल्दी से जानकारी चाहता था। अब घर के आसपास कुछ लोग थे जिनकी मदद की, बाहर कुछ गिरा हुआ उठाने में, फिर थोड़ी बातें की, जिसके बाद पूछा ये पड़ोसी जो हैं, मैंने इनके बारे में सुना है, कुछ उधार लेकर गए थे दुकान से, मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उनसे कैसे बात की जाए। दिमाग में आया कि वो लड़की को उसने दुकान पर कुछ खिलाया था उधार की तरह, ये सोचा नहीं था, लेकिन अब उसके माँ बाप से मांगने की कोशिश करता हूँ, बहाने से पता भी लगेगा वो लड़की उनकी है या नहीं, किराए पर रहने के लिए आई थी या उनके रिश्तेदारों की लड़की है, पता लगेगा सब। जैसे ही उस घर में गया, बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकला। ऐसे ऐसे कुछ रुपए उधार हैं उस दुकान पर, क्या उस लड़की से बात हो सकती है? कह रही थी कि यहाँ से हम जल्दी चले जाएंगे तो थोड़ा उधार बाकी है। उस बूढ़े आदमी ने कहा वो तो जा चुकी है। मुख्तार एकदम सन्न हो गया क्योंकि झटका लगा था उसे लगा था वो लड़की से शादी करेगा। वो लड़की जा चुकी है तो कहाँ जा चुकी है? उसने सोचा पता करूं। मुख्तार ने पूछा कि कहाँ गई? उस बूढ़े आदमी ने कहा पता नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसके पिता ने जैसे बताया था। मुख्तार ने कहा आप उसके पिता नहीं हैं? उसने कहा नहीं। मुख्तार ने कहा आपकी रिश्तेदार है? उस बूढ़े आदमी ने कहा नहीं। मुख्तार फिर सोच रहा और पूछ रहा कि फिर कहाँ से आई थी? उन्होंने बताया कि पता नहीं, उसके जो पिता थे ना वो यहाँ आए थे इस गांव में, कह रहे कि हमारी बेटी आपके घर कुछ दिन रह सकती है, हमें ज़रूरी काम है पास के गांव में, हम बाद में आएंगे, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद ये भी कहा कि हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, जवान लड़की है, कहाँ ले लेकर घूमते फिरेंगे, कुछ दिन यहाँ पर रहेगी, उसके बाद हम इसे ले जाएंगे। अब उस बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि वो जो उसके माता पिता हैं कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। मुंह तो ढका हुआ था लेकिन वो लड़की वहाँ छोड़ गए थे। और इतने दिनों बाद कल रात वो लड़की शायद चली गई। मुख्तार को लगा कहीं मैंने वो मटकी देखी, ये सब देखा, उसके बाद तो नहीं गई। गई तो कहाँ गई? आपने किस तरफ जाते हुए देखा? उस बूढ़े आदमी ने कहा कहीं जाते हुए तो नहीं देखा, रात के वक्त कमरे में थी और कमरे से बाहर निकली ही नहीं। दरवाज़ा बंद था जो खुल नहीं रहा। मैंने आवाज़ें लगाई, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मुझे लगा कमरे में कुछ गलत हो तो नहीं गया, ऐसा ना हो कि उसे बेहोशी छा गई हो इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो पास के वो लड़के को बुलाया, दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से थोड़ा दरवाज़ा टूटा, वो कमरे में नहीं थी। अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडा लगा के अंदर से कहाँ चली गई हमें पता नहीं। अब मुख्तार समझना चाहता था वो लड़की कहाँ से आई है, जानना चाहता था। उन्हें कुछ पता नहीं। उन्होंने जब मुख्तार को वो कमरा दिखाया ना, वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी खुद डरे हुए थे। जादूगरनी की तरह तो नहीं थी वो। जब उन्होंने वो कमरा दिखाया जहाँ पर बेड लगा था, बहुत सारा सामान रखा हुआ था, क्योंकि उनके लिए जैसे स्टोर रूम था ऐसे सामान कबाड़ रखा था। अब उस लड़की को वो कमरा दिया था, बेड वेड लगाया हुआ, लेकिन जैसे सारा सामान एक तरफ दीवार की तरफ इधर कर दिया। जो सामने दीवार थी कच्ची मिट्टी की मोटी दीवार, वहाँ पर एक ऐसे निशान बनाया जैसे एक चौक से दरवाज़ा बनाया गया हो, और उसके बीच जो ईंटें थी जो जैसे मिट्टी की लिपाई की हुई, वो पूरी तरह से जल चुकी थी। जैसे आग बस उतनी जगह पर लगाई गई हो जैसे वो दरवाज़ा बन गया हो जहाँ आग बहुत ज़्यादा जली, लेकिन उसके बाद बस राख रह गई। वो लड़की भी गायब, बस ये दरवाज़ा और उसका जो सामान था यहीं पर पड़ा हुआ। वो मटकी, वो चूड़ियाँ, वो सामान वहीं पर पड़ा था। मुख्तार कुछ समझ नहीं पाया। उसे किसी से जानकारी नहीं मिली। ढूंढता रहा, बहुत ढूंढा उसने, मेले में घूमता रहा अगले कई महीनों तक।
उसके बाद उसे किसी से ये पता लगा कि जो सिला जिन्न होती है ना, वो कहते हैं जिन्नों की दुनिया, जिन्नातों की दुनिया से कई बार इस दुनिया में आती हैं, बेहद खूबसूरत। वो कोई भूत प्रेत नहीं होती। मज़ार में, मस्जिद में, कहीं भी ले जाओ, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वो भी एक तरह से जीव ही होती हैं, लेकिन अपनी दुनिया से आती हैं, अपनी दुनिया में चली जाती हैं। और वो कमरे का वो नकली दरवाज़ा जो जला हुआ था, इस बात का सबूत था। कहते हैं जो जिन्नात होते हैं ना, ऐसे दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी तरह साधारण दरवाजे नहीं, ऐसे दरवाजे जो उनकी दुनिया में आने जाने के लिए होते हैं। और शान को ये कहानी उनके दादाजी मुख्तार ने खुद बताई थी, और इसे पक्का करने के लिए शान ने अपनी दादी से भी पूछा था। और शान की दादी ने कहा था कि शादी के वक्त ही मुख्तार जी ने अब शान की दादी को यह बता दिया था कि वो किसी और से प्यार किया करते थे। वो मानते थे कि वो एक सिला जिन्न थी जो बस कुछ समय के लिए आई थी, दोस्त बनी, जिससे मुख्तार जी ने प्यार किया और वो वापस चली गई। इसके बहुत सालों बाद मुख्तार जी को, जब वो 70 साल के थे, वो लड़की दोबारा नजर आई थी। वो उनके पीछे भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन बुढ़ापे के कारण भाग नहीं पाए। ऐसे ही एक मज़ार के पास ही नजर आई थी, बिल्कुल जवान, बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल वैसी। वो चेहरा अब तक नहीं भूले थे, लेकिन वो जैसे ही देख पाई मुख्तार जी को, वो तो भाग निकली। मुख्तार जी कुछ कर नहीं पाए और उसके बाद से बहुत ज़्यादा मायूस रहने लगे। ये पूरी घटना शान जी को उनके दादाजी ने बताई। अब शान के जो दादाजी मुख्तार जी हैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। शान जी को ये पक्का है, ये एक सच्ची कहानी थी जो उनके दादाजी के साथ घटी थी। उन्होंने अपनी आंखों से एक सिला जिन्न को देखा था। तो दोस्तों, अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी को 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहेंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें, और जैसा मैंने वादा किया है, समय समय पर बब्बन तांत्रिक की कहानियाँ मिलेंगी, लेकिन समय समय पर मैं लगातार बब्बन तांत्रिक की कहानियाँ नहीं लाने वाला, चाहे जितनी भी कमेंट्स करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।